Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. निवेश शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब दो पैसे हाथ आए तब बिना समय बिताए निवेश शुरू कर दीजिए, क्योंकि इंतजार करते करते हाथ में आई रकम निवेश तो होगी नहीं बल्कि खर्च ही हो जाएगी। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो की शुरुआत करते हैं। बताते हैं आपको क्या है खास आज के शो में। किस निवेश से मिलेगी आपको नियमित आय? योर मनी पर समझिए निवेश से फायदा कमाने की रणनीति। छात्रों के लिए योर मनी देगा खास फंड पर सलाह। पॉकेट मनी के निवेश से करें सुनहरे भविष्य का आगाज। और योर मनी पर अगर आप भी अपना कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो लाइव है हम इस वक्त फेसबुक पर। अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम देंगे आपके सवालों के जवाब। और आज आपको निवेश रणनीति बताने के लिए हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं वेल्थ बीइंग एडवाइजर्स के फाउंडर अमित कुकरेजा। अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमेशा की तरह सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और हमारे पहले दर्शक चेतन शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार चेतन जी, कैसे हैं आप? कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं? मैडम अभी मेरी एज मतलब 32 है। ओके। और 40,000 मेरी पर मंथ सैलरी है। ओके। ठीक है। और दूसरा कि मेरे अभी ऑलमोस्ट मतलब मेरे LIC की 5 पॉलिसी है मेरी, जिसका मैं अराउंड 70,000 का प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं ये आप बता पाएंगे? ट्रेडिशनल पॉलिसीज होंगी, इसमें से एंडाउमेंट प्लान है कि मनी बैक प्लान्स भी हैं? तीन मनी बैक प्लान है। ओके। 3 मनी बैक प्लान है, एक जीवन सर और एक जीवन सुरभि प्लान है। ओके ओके। और दूसरा अभी जस्ट मैंने आपके मतलब शो से देख के मैंने एक 1 CR का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी परचेज किया था। ठीक है। 2 महीने पहले। और दूसरा कि एक फैमिली फ्लोटर भी मेरा 2 साल से चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा मेरे SIP मैंने आपके यहाँ से 6 महीने मतलब 6 महीने पहले ही मैंने चालू किया हुआ है। ठीक है। 5,000 रुपए की आप SIP कर रहे हैं हर महीना, ठीक है। 10 साल बाद आपको घर खरीदना है और घर की जो मौजूदा कीमत आपने लिखी है वो 75 लाख रुपए है, यानी 10 साल के बाद ये रकम बढ़ जाएगी, ये कॉस्ट घर की बढ़ जाएगी। रिटायरमेंट के लिए आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब देखिए, अच्छा काम आपके पोर्टफोलियो में तो ये है कि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है और साथ ही आपने अपनी फैमिली को और अपने आप को हेल्थ कवर से कवर किया हुआ है, प्रोटेक्शन प्लान ये लिया हुआ है। लेकिन अमित, पहला सवाल पोर्टफोलियो में इनके LIC पॉलिसीज पे पूछना चाहती हूँ मैं। इनके पास 3 मनी बैक प्लान्स हैं और उसके बाद इन्होंने जीवन सुरभि और जीवन सरल में भी पैसे लगाए हुए हैं। अमित, सालाना प्रीमियम 70,000 रुपए का है। मुझे बताइए कि कितने घाटे में है ये भी? देखिए, ये जो LIC की स्कीम है इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है। ये प्योर इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो मेरा सजेशन चेतन को यही है कि जैसे उन्होंने टर्म प्लान लिया है मैक्स का, ऐसे ही एक और 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लें और अपने टर्म इंश्योरेंस को स्ट्रेंथन कर लें। LIC पॉलिसी में और कोई न्यू पॉलिसी को साइन अप ना करें, इनको कंटिन्यू रहने दें, लेकिन इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम होगा। तो इस चीज के लिए चेतन को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन अमित, मैं ये बात पचा नहीं पा रही हूँ, सालाना 70,000 रुपए प्रीमियम भर रहे हैं। अगर यही पैसे कहीं निवेश कर दिए होते, अपनी SIP बढ़ा दी होती तो और मुनाफा होता। मनी बैक प्लान्स में चलिए आपको कुछ अवधि के बाद अमित पैसे मिलते हैं तो वो फिर भी रख सकते हैं, लेकिन बाकी की 2 पॉलिसीज में क्या अब निकल जाए, सरेंडर वैल्यू क्या बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी? घाटे में तो ये वैसे भी है अगर आप देखें तो। जी, हमेशा ये हमारा यही रिकमेंडेशन होता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखना चाहिए। जो ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, हाँ। न तो वो आपको बेटर इंश्योरेंस देते हैं और ना ही वो बेटर रिटर्न देते हैं। हाँ। तो इनके लिए यही है कि कोई एक लॉजिकल पॉइंट पे सरेंडर वैल्यू चेक करके 10 साल के बाद जब इनका 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म हो जाए, अगर उनको लगता है कि रिटर्न नहीं आ रहे हैं तो सरेंडर कर दें और इसी पैसे को इन्वेस्ट कर लें। टर्म इंश्योरेंस के लिए ऑलरेडी इन्होंने एक पॉलिसी लिया है, जो मैं रेकमेंड करूंगा कि उसको 1 करोड़ से 2 करोड़ का सम एश्योर्ड कर लें। ऑलराइट, चेतन आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? जी, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। ये अभी बहुत मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अभी ये मेरे सारे प्लान रेगुलर प्लान है, ठीक है। हाँ। तो मुझे इसका डायरेक्ट प्लान लेना है तो कौन सा मतलब? हाँ, ये म्यूचुअल फंड की बात है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। योर मनी पर आप हैं, आप वादा कीजिए कि आगे किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश की रणनीति नहीं बनाएंगे, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी निवेश के लिए नहीं खरीदेंगे। पहले आप ये वादा करें।
हाँ ये डेफिनेटली मैं इसीलिए मैं ये भी पूछना अगर इसमें से कोई सरेंडर करनी हो तो कौन सी सरेंडर करूँ वो भी। आपको जैसा कि बताया, देखिए मनी बैक तो आप रख सकते हैं, लेकिन अमित ने भी जो आपको सलाह दी है, आपकी जो बाकी की 2 पॉलिसीज हैं, जीवन सुरभि और जीवन सरल, पता लगाइए कि क्या कॉस्ट है और उसके बाद अगर बहुत ही ज्यादा घाटे में हो तो ना निकले, लेकिन थोड़ा बहुत घाटा अगर आप झेल सकते हैं तो तुरंत के तुरंत निकल जाएं। 70,000 रुपए बहुत ज्यादा है भैया प्रीमियम के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इनके पोर्टफोलियो पर आते हैं। फंड्स पर क्या सलाह देंगे आप इनके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अमित? देखिए, इन्होंने 4 फंड मेरे से शेयर किए हैं, उसमें से मैं बोलूंगा एक्सिस लॉन्ग टर्म को कंटिन्यू करें, L&T इमर्जिंग को कंटिन्यू करें, रिलायंस स्मॉल कैप और SBI स्मॉल कैप को स्टॉप कर दें। लेकिन इनका होराइजन बहुत अच्छा है। इनको अपना घर बनाने के लिए 32,000 की SIP चाहिए। इनको 2 करोड़ 15 साल में एक्यूमुलेट करने के लिए तकरीबन 40,000 की SIP चाहिए, 13% रेट ऑफ रिटर्न पे। और इनको गाड़ी खरीदने के लिए कम से कम 9,000 रुपए की SIP चाहिए 5 साल के लिए। इनके लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में कोटक मल्टी कैप फंड, मेरा ही एसेट इंडिया इक्विटी फंड, टाटा इक्विटी PE फंड, ये इक्विटी स्पेस में जहाँ इनका होराइजन 10 साल से ज्यादा का है। डेट फंड में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया कॉर्पोरेट डेट फंड, कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म, HDFC शॉर्ट टर्म, इनमें से कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन ये बना ले जहाँ होराइजन 5 साल है। 5 साल से पहले के होराइजन के लिए इक्विटी में ना जाए, मार्केट वैल्यूएशन बहुत हाई है, लेकिन 5+ साल के होराइजन के लिए इक्विटी में जा सकते हैं। और 10 साल से ज्यादा का होराइजन है तो मल्टी कैप, मिड कैप और वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करें। नाम मैंने ऑलरेडी शेयर कर लिए। ऑलराइट। और आप चाहें, अगर आप खुद अपने फंड्स को ट्रैक कर सकते हैं चेतन, तो आप डायरेक्ट प्लान में स्विच हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉस्ट वाइज आपको सस्ता बैठेगा, लेकिन आप ये तभी करें चेतन जब आप खुद अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की क्षमता रखते हो। तो आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम लेंगे। और सिविल इंजीनियर की पढ़ाई करते हुए रोशन कृष्ण ने अपना सवाल हमें भेजा है। क्या रोशन फोन लाइन पर है हमारे साथ? चलिए, ईमेल के जरिए इनका सवाल है और 19 साल की इनकी उम्र है। यहाँ पर मैं इनकी तारीफ करना चाहती हूँ। और 2,000 रुपए की बचत करते हैं हर महीना और 10 से 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। इनका जो लक्ष्य है 1 से 1.5 करोड़ रुपए जमा करने का है। इन्होंने SBI स्मॉल कैप फंड में SIP शुरू भी कर दी है। रोशन फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ, वरना तो मुझे पूछना था इनसे कि ये पैसे कैसे बचा रहे हैं, क्या पॉकेट मनी बचाकर निवेश की शुरुआत इन्होंने की है। अमित, बहुत अच्छी बात है। देखिए, फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर जागरूकता लोगों में बढ़ गई है। यहाँ तक कि छात्रों ने भी, पढ़ाई चल रही है देखिए रोशन की, उन्होंने पैसे बचाए हैं और अपने लिए SBI स्मॉल कैप फंड चुन भी लिया है, SIP की भी शुरुआत कर दी है, लक्ष्य भी मान लिया है। ये एक 19 साल के व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी बात है जिसमें इन्वेस्टमेंट सेंस अभी से ही आ गया है। आई थिंक ये जितने भी अर्ली इन्वेस्टर होते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक देखना चाहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में जिसमें आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न करते हैं, आपकी छोटी से छोटी रकम से बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है 15 से 20 साल में। रोशन ने पूछा उनको 1 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करने हैं, तो 10 साल में और 15 साल में मैंने उनके लिए कैलकुलेशन की है। 10 साल के लिए उनको 42,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी और अगर 15 साल में एक्यूमुलेट करने तो उनको 19,000 की SIP करनी पड़ेगी। लेकिन रोशन की अभी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी कम है। हमें लगता है हमको रोशन को एनकरेज करना चाहिए कि जो भी वो बेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करते रहें, और जैसे जैसे उनकी जॉब लगे, सैलरी शुरू हो जाए और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, वो अपने SIP फिगर को बढ़ा लें। इनका टारगेट यही होना चाहिए कि बाय द टाइम ही इज 40 ही शुड बिल्ड हिज फर्स्ट करोड़, और उसके बाद उस करोड़ को पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ग्रो करने दें। वो बहुत बड़ा फिगर हो सकता है बाय द टाइम ही इज 50। यहाँ पर रोशन, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो फंड्स के नाम अमित ने आपको बता दिए हैं। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड और मिड एसेट इंडिया इक्विटी कैप फंड में आप अपनी निवेश को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगला सवाल मैं लूँ उससे पहले अमित मुझे ये बताइए कि आपके अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग की समझ किस उम्र से आई थी? आपने किस उम्र से शुरुआत की थी अपने निवेश की? पर्सनली मैंने तो इन्वेस्टमेंट जब मैं 35 साल का था तब मेरा फोकस स्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले मेरे ख्याल से मैं सिर्फ अपनी सैलरी और सेविंग्स पे ध्यान देता था, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल नेग्लेक्टेड थी।
एक्चुअली इन्वेस्टमेंट 35 साल के बाद शुरू हुआ। ऑलराइट, और यहाँ देखिए रोशन जैसे वो तमाम दर्शक जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने गोल्स बांध चुके हैं, उन्होंने निवेश की भी शुरुआत कर ली है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को लेकर जागरूकता यहाँ पर बढ़ रही है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं इन्हीं लाइंस पर तो अपना सवाल योर मनी को भेज सकते हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर शो देख रहे हैं और अगर अपने पोर्टफोलियो प्लानिंग में कहीं पर भी आपको कोई भी कमी लगती है तो फटाफट अपना सवाल डालिए कमेंट बॉक्स पे, अभी के अभी आपको हम जवाब देंगे। अगले दर्शक मनीष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरा ये सवाल है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची है अभी। प्रॉपर्टी बेची है? ओके, जी हाँ। उसके बाद मैंने एक दूसरी प्रॉपर्टी ली है, तो कुछ पैसा मेरे पास बचा है, तो मैं उसे लमसम इस तरह से करना चाहता हूँ कि इससे कुछ महीने की इनकम हो या क्वार्टरली इनकम होती रहे, प्लस कुछ पैसा इकट्ठा मतलब एक मुश्त इन्वेस्ट हो जाए। मुझे बताइए कितनी रकम आपके हाथ में अभी है जिसको आप निवेश करना चाहते हैं? मेरे पास है करीब 25-30 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 25-30 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो हम निवेश की रणनीति आपको देंगे ये आप कितने समय तक के लिए पैसे रखना चाहते हैं, या आपको जो नियमित आय चाहिए हर महीने बाद या हर तिमाही बाद? वो इसलिए चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी ओनर है उसका कुछ किराया आता था मेरे पास। हाँ। तो उतना भी आता रहे, और कोई टाइम की मुझे ऐसा जल्दी नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म का हो या 5-6 साल का कम से कम हो तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अमित, इनका सवाल सुन के क्या आप जज कर पा रहे हैं कि इनकी जोखिम उठाने की क्षमता कितनी है? उसके मुताबिक हम इन्हें कौन कौन से निवेश विकल्प सिलेक्ट करके दे सकते हैं? देखिए, ये रियल एस्टेट के रेंटल इनकम से कैपिटल क्रिएट करके ये मेरे ख्याल से एक सिक्योर एसेट क्लास में जाना चाहते हैं, जहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो रियल एस्टेट के रेंटल यील्ड से ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है इनको डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मुझे अगर इनको म्यूचुअल फंड का एक्सपीरियंस नहीं है तो डेट फंड से शुरुआत करें और डेट फंड में ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टैब्लिश करें। लेकिन हमें मनीष से एक चीज़ ये भी समझनी है कि जो भी इनका ये 25-30 लाख रुपए का गेन है, क्या ये पोस्ट टैक्स गेन है या प्री टैक्स गेन है? अगर ये कैपिटल गेन्स है तो इनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, और अगर उनको पैसा बचाना है तो इनको REC बॉन्ड या NHAI बॉन्ड में लगाना पड़ेगा, जहाँ पे 5% का रिटर्न होता है, 5.25% का रिटर्न होता है। लेकिन अगर ये टैक्स देने के बाद का गेन है तो ये फ्री है, तो ये इस पैसे को डेट फंड में लगा सकते हैं। इक्विटी फंड में रेकमेंड नहीं करूंगा। डेट फंड में शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन डेट फंड में लगा के ये मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान स्टैब्लिश कर सकते हैं। जितनी भी इनकी अमाउंट है उस अमाउंट से इनका एक होराइजन स्टैब्लिश करके ये SWP कर सकते हैं। कुछ नाम बताएंगे? इक्विटी फंड में अभी रेकमेंड नहीं करूंगा इनके लिए। ओके, लेकिन डेट जी बिल्कुल। देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लो ड्यूरेशन फंड में कोटक लो ड्यूरेशन फंड और फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, और शॉर्ट टर्म डेट फंड में फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, और आपका ये चाहे तो HDFC शॉर्ट टर्म फंड में भी पैसे लगा सकते हैं, जहाँ पे पैसे में अंडरलाइंग एसेट्स AAA और AA फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको करना ये होगा मनीष जी, आपको जहाँ पे भी आप पैसे निवेश करने वाले हैं SWP का एक फॉर्म आता है, आपको वो फॉर्म भरना होगा, और उसमें आपको हर तिमाही या हर महीना जैसे पैसे चाहिए होंगे और जितनी रकम के पैसे, जितनी भी आपको अमाउंट की ज़रूरत होगी वो आपको भरना होगा उस फॉर्म में, और आपको हर महीना उतना पैसा मिल जाएगा आपके एकमुश्त निवेश में से। आपको किन फंड्स में निवेश करना है उस पर सलाह दे दी है अमित ने। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत करेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद वो तमाम दर्शक जो फेसबुक पर अपना सवाल छोड़ रहे हैं, जुड़ते हैं कुछ फेसबुक के दर्शकों के साथ। और देवेंद्र रावत क्या फोन लाइन पर है हमारे साथ? हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक हूँ, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मैंने जो है SBI ब्लू चिप में जो है मैम इन्वेस्ट किया है सितंबर 2017 से 1 साल हो गया है। ओके। 3000 पर मंथ उसमें जो है मेरी SIP चल रही है। और अभी पिछले महीने से मैंने जो है एक कैनरा रेबेको में 3000 की SIP शुरू करी है, और बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में भी 3000 की SIP, और 2000 की रिलायंस स्मॉल फंड में मैं लगा रहा हूँ। तो अपने पोर्टफोलियो के बारे में मैं जानकारी लेना चाह रहा हूँ। मुझे जो है 25 साल में अपने रिटायरमेंट के लिए 3 लाख रुपए चाहिए, और
बच्चों की पढ़ाई के लिए 15 साल में 40 लाख रुपए और 20 साल में 60 लाख रुपए। तो उसके लिए मैं और कितना आगे इन्वेस्टमेंट करूं और ये मेरे फंड कैसे हैं? चलिए ठीक है। साथ ही आपने जो सवाल हमें दिया था उसमें ये था कि आपको अपनी बीवी के बिहाफ पे भी निवेश करना है, 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। चलिए, यहाँ पर आपने पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो हमें दिया है, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। अमित, ये मुझे बताएं कि इन्होंने फंड जो सिलेक्ट किए हैं, SBI ब्लू चिप, कैनरा रोबेको, इनके पास बिरला सन लाइफ की इक्विटी स्कीम है, साथ ही रिलायंस स्मॉल कैप भी है। इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है इनके पास पूरी तरह से। कितना वेल डाइवर्सिफाइड है, कितना बदलाव करना होगा? क्या ये कैनरा रोबेको में इमर्जिंग इक्विटी स्कीम में है? उस स्कीम का नाम बता सकते हैं जो इन्होंने कैनरा रोबेको फंड हाउस के लिए लिया हुआ है? जी देवेंद्र? कैनरा रोबेको इक्विटी फंड, ठीक है, कैप फंड है। ओके, ठीक है जी। तो आपके चारों फंड अच्छे हैं। मुझे लगता है आप इनमें कंटिन्यू कीजिए। मेरी एक सलाह आपको ये है कि रिलायंस स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए, और जो ऑलरेडी 3 आप कर रहे हैं वो तीनों बहुत अच्छे मल्टी कैप स्केल के फंड हैं, उसी में ही आप इस अमाउंट को भी ऐड कर दीजिए। इनको चलते रहने दीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये होराइजन 10 से 15 साल तक का है। इन स्कीम्स में आप इन पैसे को डालिए, और हो सके तो डायरेक्ट प्लान में निवेश कीजिए, रेगुलर में मत कीजिए, और हो सके तो हर 2 साल में इस पोर्टफोलियो को परफॉर्मेंस के लिए रिव्यू कीजिए। ये स्कीम्स अच्छी हैं, ये आपके गोल तक आपको ले जा सकती हैं। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, नहीं तो मैं आपकी गोल्स और SIP की मैपिंग कर पाता। बिकॉज टाइम की कमी है, इसलिए नहीं, मैं आपको अमाउंट ठीक है कि नहीं ये बता नहीं सकता, लेकिन आपकी स्कीम्स अच्छी हैं, इसमें आप इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं अगर आपके पास कैपेसिटी है तो। जितना हो सके निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए देवेंद्र जी, आपको हम यही सलाह दे रहे हैं। फंड आपके अच्छे हैं, इनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। राहुल बिहानी का सवाल हम लेंगे, और अमित ये पूछ रहे हैं कि क्या सेम स्कीम में SIP बढ़ानी चाहिए? क्या फंड्स में बदलाव करने की जरूरत तो नहीं होगी जब भी हम निवेश बढ़ाने के बारे में सोचें? ये इनका पोर्टफोलियो क्या हमारे पास? नहीं, इनका पोर्टफोलियो नहीं हमारे पास। इन्होंने फेसबुक पर सवाल छोड़ा है और पूछ रहे हैं कि SIP कैसे बढ़ानी चाहिए, क्या फंड्स ऐड करने चाहिए या SIP बढ़ा दें? देखिए, अगर आप, मेरे हिसाब से अगर फंड अच्छा है तो उसमें SIP अमाउंट बढ़ा देना चाहिए। 3 या 4 से ज्यादा फंड ना रखें अपने पोर्टफोलियो में। अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है और होराइजन 10 साल से ज्यादा का है, 3 फंड मैक्सिमम 4 फंड, उसमें से 2 वैल्यू फंड और 2 मल्टी कैप फंड डाल सकते हैं। और अमाउंट बढ़ाइए, फंड को ना बढ़ाइए। 2 साल के बाद जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू करें और अगर उस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो तो SIP उस फंड में बंद करके नए फंड में शुरू कर दीजिए। पुराने फंड को रिडीम किया जाए या नहीं रिडीम किया जाए, ये डिसीजन किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद लीजिए। पर फंड की क्वांटिटी कम से कम रखिए, फंड कलेक्टर ना बनिए। ROI अच्छा रखने के लिए छोटा सेट ऑफ फंड्स रखिए। ऑलराइट, जल्दी से ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले अमित जूही का सवाल लेंगे। 4,000 रुपए की SIP HDFC टॉप 200 में और 5,000 की SIP HDFC टैक्स सेवर में, 4,000 की ICICI ब्लू चिप में कर रही हैं पिछले 3 साल से। 10 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और 1 करोड़ रुपए इसी पोर्टफोलियो से ये जमा करना चाहती हैं। जी, तो इन 3 में से मैं बोलूंगा ICICI ट्रू वाला जो फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करें। HDFC टैक्स सेवर और HDFC टॉप 200 के बजाय वो एक L&T टैक्स सेवर या आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड में इन्वेस्ट कर लें। टैक्स सेवर वो दोनों फंड दोनों अच्छे हैं। और लार्ज कैप के लिए वो एक्सिस ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। HDFC 200 को SIP बंद कर दीजिए, होल्डिंग्स कंटिन्यू कीजिए, न्यू SIP एक्सिस ब्लू चिप फंड में शुरू कर दीजिए। ICICI प्रूडेंशियल को चलते रहने दीजिए। चलिए, शो के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं और अब गौतम दीवान का सवाल लेंगे। 30,000 रुपए निवेश करने हैं। श्रीराम मल्टी कैप NFO में निवेश कैसा रहेगा हमसे पूछ रहे हैं। अमित, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को यही सलाह देता हूं, NFO को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर आपके पास परफॉर्मेंस टेस्टेड कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने 10 साल की प्रेजेंस में अच्छा रिपीटेड रिटर्न्स दिया है, हमेशा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हमेशा पहले उस चीज में इन्वेस्ट कीजिए जहां पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिली हो और फंड हाउस की क्रेडिबिलिटी हाई हो। NFO में रिकमेंड करता हूं तब तक ना उस फंड में पैसा लगाएं जब तक उसने 3 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया हो।
अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, अगर आपका लगता है कि आपका ऑलरेडी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पोर्टफोलियो लोडेड है और आप एक एनएफओ में चांस ले सकते हैं रिस्क टॉलरेंस होने की वजह से, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या आप रीसेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स एंट्रेंट हैं, तो मैं आपको एनएफओ बिल्कुल एडवाइज नहीं करूंगा। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर अपनी राय दर्शकों को देने के लिए अमित। और योर मनी पे अगर आप भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, 8TH पे ट्वीट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह डालिएगा। नमस्कार।